नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। जिस तरीके से एक मीटिंग हुई थी सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की, उसके बाद ऐसा लग रहा था सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो घोषणा की थी कि किसानों की 2 मांगें सरकार ने मांग ली हैं और उसके बाद किसान राजी हो गए हैं। और हमने किसानों को कहा है कि वो महिलाओं और बुजुर्गों को धरने से वापस घर भेज दें। ये बात के बाद पूरे देश को लगा था कि अब ये समस्या जल्दी सुलझने वाली है, लेकिन चूंकि इस पूरे आंदोलन में जो लोग घुसे हुए हैं कांगी बामी गैंग के, वो नहीं चाहते कि ये आंदोलन इतनी जल्दी खत्म हो, और अगर ये खत्म हुआ तो सरकार की जीत मानी जाएगी। उन्हें ये लगता है कि अगर किसान वापस चले गए तो उनके हाथ से जो एक दाव आया है, एक तरीके से उनके पास जिस तरीके का प्रभाव आया है जिस पर सरकार को वो दबा सकते हैं, वो निकल जाएगा, मौका निकल जाएगा। इसी के तहत योगेंद्र यादव का षड्यंत्र अब शुरू हो गया है। हन्नन मौला, योगेंद्र यादव जैसे जो वामपंथी इस पूरे आंदोलन में घुसे हुए हैं, उसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो लोग इस आंदोलन में घुसे हुए हैं, वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब उन्होंने एक नई धमकी दे दी है सरकार को। योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया है और सरकार से कहा है कि सरकार अगर ये कहती है कि हमने 2 मांगें मान ली किसानों की, तो वो झूठ बोल रही है। हम अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार झूठ बोलकर हमें बरगलाने की कोशिश कर रही है। हमारी 2 प्रमुख मांगें हैं, एक तो MSP पर गारंटी दी जाए और दूसरी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। अगर ये पूरी नहीं होती है 4 तारीख को, तो हम 6 तारीख को कौंडली मानेसर पलवल का जो हाईवे है, जो एक्सप्रेस वे है, उस पर मार्च निकालेंगे और उसके बाद इस आंदोलन को और ज़्यादा सख्त और तेज करेंगे। इसके साथ साथ इन लोगों ने यह भी कहा कि शाहजहांपुर में जिस तरीके से ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ा गया, ये हमारे ही मोर्चे के लोग थे और हम उस मोर्चे को अभी बरकरार रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम सरकार को ये साफ कर देते हैं कि वो अगर ये मानकर चल रही है कि इस आंदोलन को वो शाहीन बाग के आंदोलन की तरह खत्म कर लेगी, तो सरकार भ्रम में है। हम इसको खत्म नहीं होने देंगे और इस आंदोलन को अपनी मांगें पूरी होने तक चलाते रहेंगे। ये वो बयान है जो आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी किया गया है। निश्चित तौर पर ये जो बयान है, ये पूरे देश के उन किसानों का अपमान है जो इस पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं है, अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। और उनमें से ज़्यादातर ने आकर सरकार को तीनों कृषि कानूनों पर अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन ये मुट्ठी भर किसानों के ऊपर अपना जो दबदबा दिखाने वाले कांगी बामी गैंग के जो लोग हैं, ये नहीं चाहते कि उन किसानों का भला हो, और इसी वजह से अब ये एक बार फिर से किसान संगठनों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो भड़काने का काम है, ये पिछले 1.5 महीने से नहीं बल्कि 6 महीने से चल रहा है। और पंजाब में इसी की वजह से किसान वहां से चलकर दिल्ली आए, क्योंकि इसके पीछे कांगी बामी गैंग पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। और शुरू में भी जब वार्ता हुई थी, तब इसी गैंग ने बार बार वार्ता को भटकाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी नागरिकों की तरफ से कि इस तरीके से प्रदर्शन के द्वारा जिस तरीके से नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन किया जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इस पूरे मामले में संज्ञान ले और निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की द्वारा चिंता जताई गई थी। उन्होंने कहा था कि किसानों का विरोध प्रदर्शन का अधिकार हम मानते हैं, वो जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर लेंगे और हिंसा करेंगे या इस तरीके के दूसरे तोड़ फोड़ की कार्रवाई करेंगे। इससे आपको बचना चाहिए। सरकार के साथ सरकार जो किसान संगठन है, उनको बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के द्वारा ही इस पर चर्चा की जानी चाहिए। दूसरी तरफ इन्हीं कानूनों के निरस्तीकरण के लिए, इनको अवैध ठहराने के लिए भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डली थी, लेकिन उन पर भी सुनवाई टल गई और उन पर सरकार को नोटिस जारी हुआ। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में किसान संगठनों पर यह दाव रख दिया था कि वो देश हित में और समाज के तहत तार्किक तौर पर इस पूरी समस्या का हल करें, और ये हल हो भी सकता था। लेकिन जिस तरीके से इसमें कांगी बामी गैंग घुसा हुआ है, कामी बामी कामपंथी वामपंथियों ने जिस तरीके से इसको भटकाने का काम किया है, और अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे लोग जो न किसान हैं और न खेती किसानी से उनका कोई लेना देना है,
है वो सिर्फ राजनीति के लिए और अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर किसान संगठनों को बरगलाकर बहकाकर पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और इन कानूनों के पक्ष में या विरोध में कोई तर्क दिए बिना इनको हटाने की मांग कर रहे हैं, उसी तरीके से जैसे सीएए के नाम पर किया गया था। और यहाँ पर योगेंद्र यादव या युद्धवीर सिंह के द्वारा शाहीन बाग का जिक्र करना इस बात का सबूत है कि जो लोग शाहीन बाग का पूरा प्रदर्शन करवा रहे थे, ड्रामा करा रहे थे, वही लोग यहाँ भी हावी होते हुए दिख रहे हैं। ये जो मामला है ये किसानों का मामला है, लेकिन इसको शाहीन बाग से जोड़कर दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसको सीए विरोधी जो प्रदर्शन से उनसे जोड़कर दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये लोग अभी भी शाहीन बाग के उस अवैध प्रदर्शन को सही मानते हैं और उसको जायज मानते हैं। दूसरी तरफ शाहीन बाग में जो हुआ था उसके बाद दिल्ली दंगों के तौर पर जिस तरीके से 53 लोगों को जान गंवानी पड़ी, 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए, तमाम संपत्तियों का नुकसान हुआ और तमाम साजिशें सामने आई थी कि कैसे शाहीन बाग को पीएफआई जैसे संगठन फाइनेंस कर रहे थे। यहाँ भी पीएफआई के लोगों ने घुसने की तमाम कोशिशें की हैं, जो बातें सामने आई हैं। और योगेंद्र यादव लगातार जिस तरीके से किसान संगठनों के साथ में उनको भ्रमित करने के लिए लगा हुआ है, उसके बाद तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि किसान आंदोलन खत्म करने से पहले ये जो लोग हैं, अगर इन्हें अलग नहीं किया जाएगा तो इतनी जल्दी किसान आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशें हैं किसानों को मनाने के लिए। तार्किक तौर पर वो कानूनों की व्याख्या पहले ही प्रधानमंत्री के द्वारा हो चुकी है, उसके बाद तमाम दूसरे मंत्री किसानों को समझाने की कोशिश कर चुके हैं। किसानों को ये संदेश भी दिया जा चुका है कि आप ही पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उसके बावजूद ये लोग जिद पर अड़े हुए हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि कामपंथी वामपंथी जो तथाकथित किसान हैं, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल टाइप के, ये इनको अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए मोहरा बना रहे हैं और इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो मांगे हैं, जो एमएसपी की मांग है, उसके ऊपर तमाम चिंतन और मनन चल रहा है सरकार की तरफ से। सरकार ये मानने की कोशिश कर रही है कि अगर इस एमएसपी के ऊपर किसानों को एक बेहतर विकल्प दे दिया जाए तो क्या वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, तीनों कानूनों को हटाने की जो जिद है उससे हट जाएंगे, क्योंकि तीनों कानून तो हट नहीं सकते, ये संसद द्वारा पारित है और इनमें कुछ भी ऐसा अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं ये 40 किसान संगठन जो कि किसानों के खिलाफ हो। बार बार सरकार ये कह रही है कि आप इन तीनों कानूनों में वो धाराएं बताइए, वो सेक्शंस बताइए, वो प्रावधान बताइए जो आपको अपने खिलाफ लग रहे हैं, जिनसे आपको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसे उन सेक्शंस को इंगित करने की बजाय ये लोग सीधे तौर पर सिरे से इन तीनों कानूनों को खारिज करने की बात कर रहे हैं। और अगर एमएसपी को लेकर बात की जाए तो एमएसपी पर गारंटी देने का मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में किसान अपनी मर्जी से उपज पैदा करेगा और फिर उस उपज को सरकार को बाध्य होकर या तो खुद खरीदना होगा या दूसरे व्यक्ति को उसको खरीदवाना पड़ेगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है और आम जनता के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है वो डिमांड सप्लाई के अनुसार होता है। ये जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं ये एमएसपी को लेकर इसलिए गारंटी चाहते हैं क्योंकि ये गेहूं और धान के अलावा कुछ और उपजाना नहीं चाहते हैं और गेहूं और धान की हर हालत में ये खरीद पर अड़े हुए हैं उस रेट पर जो एमएसपी का हो। जबकि पूरे देश में ये देखने को मिलता है कि हर किसान आने वाले समय में किस चीज़ की डिमांड होगी, किस चीज़ की सप्लाई किस तरीके से होगी, उस हिसाब से उपज पैदा करता है। और अभी तक देखने को ये मिला था पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से एफसीआई में करप्शन था और 1 किलो गेहूं खरीदने में जितनी उसकी कीमत थी उससे 2 गुना ज़्यादा उसको खरीदने और रखरखाव पर खर्च होता और बाद में परिणाम ये होता था कि लाखों टन गेहूँ जो एफसीआई के गोदाम थे उसमें सड़ जाता था। बाद में उन्हें जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं या इस तरीके की दूसरी कंपनियां उनको बेच दिया जाता था। ये भी अपने तरीके का एक घोटाला था और ज़्यादातर गेहूं को चूहे खाए जाया करते थे, क्योंकि देश में जितनी गेहूं धान की मांग है उससे ज़्यादा उपज होती है और इसीलिए ये कहा जाता है कि किसानों को खेती की अन्य जो जिन्स हैं, अन्य जो उपज हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके बजाय खासकर हरियाणा और पंजाब में गेहूँ और धान पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए इनको ये लगता है कि अगर मंडियाँ बंद हो गई या मंडियों में उतनी खरीद नहीं हुई या प्राइवेट फैक्टर हुआ
तो फिर इनकी जो उपज है वो बिक नहीं पाएगी, क्योंकि फिर जो खरीदने वाला है वो बेहतर उपज खरीदेगा और जो ज़्यादा डिमांड है उसको खरीदेगा। इसको लेकर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका दूसरा असर ये होगा कि अगर ये लोग इसी तरीके से केवल गेहूं धान पैदा करेंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ से पैदा होंगी। और चूंकि खेती को व्यापार के तौर पर देखने की और उद्योग या व्यापार के तरह मानने की डिमांड बहुत पहले से चल रही थी, अब जब सरकार इस तरीके के कानून लेकर आई है तो फिर इन्हें आपत्ति क्यों है, इसका भी राज खुल गया था। जिस तरीके से आड़तिया और मंडी माफिया इन लोगों के समर्थन में शुरुआत से थे और पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये जो पूरा आंदोलन है अब खालिस्तानियों ने इसे हाईजैक कर लिया है, और साथ में अमरिंदर सिंह का गृह मंत्री से मिलकर यह कहना कि इस आंदोलन को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो ये पंजाब की अर्थव्यवस्था और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस तरीके की बातें हुई थी और इसी की वजह से योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को अपना इसमें बहुत बड़ा एक मौका दिखाई दिया और इसीलिए ये लोग वहां पर डटे हुए हैं, किसानों को भ्रमित करने के लिए, किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए। और बार बार जब इन्हें ये लगता है कि अब किसान और सरकार के बीच में कोई समाधान हो सकता है, समझौता हो सकता है, तभी हन्नन मौला या योगेंद्र यादव टाइप के युद्धवीर सिंह जैसे लोग आकर कूद पड़ते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। हरियाणा के एक नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि जब तक ये चलेगा तब तक हम हरियाणा में पेट्रोल पंप वगैरह को खुलने नहीं देंगे, और जब तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार है हम उसको तोड़वा नहीं देंगे, उसका गठबंधन नहीं तोड़वा देंगे, हम मानेंगे नहीं। यानी यहाँ जो इनका मोटिव है वो सीधे तौर पर राजनीतिक दिखाई देता है। हरियाणा से जो लोग आए हैं वो सीधे तौर पर अब ऐसा लगता है कि या तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या दूसरी पार्टियों के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की सरकार गिराना चाहते हैं। और पंजाब से जो लोग आए हैं उनका भी एक अलग ही मकसद दिखाई देता है, वो सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके ब्लैकमेलिंग में आकर कानूनों को रद्द करे, नहीं तो फिर वो मनमानी करेंगे, जिस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट भी उठा चुका है, पूरा देश सवाल उठा रहा है, देश के तमाम किसान संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कामपंथी वामपंथियों के दबाव में और कुछ ऐसा ही मीडिया के सहयोग से ये लोग सरकार के खिलाफ इस तरीके की भ्रम फैलाकर तमाम गतिरोध में दिल्ली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। और इस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट चिंताएं व्यक्त कर चुका है और अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलेगा तो इस पर वहां भी फिर से सवाल उठेंगे। जय हिंद, जय भारत।